नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं कविता प्रभा साहित्य समूह के मंच पर। मैं कविता प्रभा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार मैं ये एक ही बात कहती हूँ कि यह कार्यक्रम मेरे बहुत ही दिल के करीब है और इसमें हम बहुत ही महान साहित्यकारों की रचनाएं लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज मैं जिन वरिष्ठ साहित्यकार की एक कहानी और दो रचनाएं लेकर आई हूं, उनसे आप सभी बखूबी परिचित हैं। वे साहित्य के आकाश के सूर्य हैं और उनकी आभा से हम जैसे नवांकुर अंकुरित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनके आशीर्वाद से, उनके स्नेह से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं परम आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी को प्रणाम करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। मुझे वे दिखाई दे रहे हैं, हृदय से स्वागत करती हूँ। मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने हमेशा मुझे छोटी बहन का स्नेह दिया है और पग पग पर मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आप सभी जुड़े रहें, क्योंकि आज देश के वरिष्ठ साहित्यकार और गीतों के राजकुमार परम आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी की कहानी और कविताएं मैं आपके सम्मुख रखने जा रही हूँ। नर्वस हूँ, घबराहट है कि क्या मैं न्याय कर पाऊंगी उनके सृजन के साथ, क्योंकि उनकी जो प्रस्तुति होती है वो बेमिसाल होती है और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ी सी कहना चाहिए उनके मापदंड को छू पाऊं, कहीं उन तक पहुंच पाऊं। और मैं एक छोटा सा परिचय उनको देना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ हमारे साथ निर्दोष कुमार वेन जी, विनीता शर्मा जी और आदरणीय विनीता शर्मा जी हैदराबाद से जुड़ी हैं, बहुत सुंदर गीत लिखती हैं और ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी की फैन भी हैं वे। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ उमंग सरीन जी जुड़ गई हैं, वे भी बहुत श्रेष्ठ गीतकार हैं। हमारे साथ निर्दोष कुमार जी जुड़े हुए हैं जो बहुत अच्छे गजलकार हैं। श्रीलाल जोशी जी मैसूर से जुड़े हैं, मैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करती हूँ। तो चलिए, मैं दूसरा फ़ोन मंगा रही थी इस बीच, क्योंकि इस फ़ोन में आपके कमेंट्स दिखाई नहीं देते हैं, तो दूसरे फ़ोन से मैं ज़रूर आपके कमेंट्स देखना चाहूँगी। तो और जो भी नाम मुझे दिखाई इस फ़ोन में नहीं दे रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। और बिना समय की देरी किए और बिना व्यर्थ किए मैं शीघ्रता से चलती हूँ और मैं एक छोटा सा परिचय ज्ञानचंद मर्मज्ञ सर का देना चाहूंगी। आप बेंगलुरु में रहते हैं, बी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने शिक्षा प्राप्त की, तो आप सोचिए एक इंजीनियर कैसे शब्दों से खेल सकता है, ये उनसे सीखना चाहिए। और शब्दों से ही नहीं, भावों से। तो संप्रति शिक्षा से अभियंता, रोजगार से उद्यमी हैं, स्वभाव से कवि व लेखक हैं, टेलीफोन सलाहकार समिति बेंगलुरु भारत सरकार के पूर्व सदस्य भी रहे हैं। और साथ में अहिंदी भाषी क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं बेंगलुरु, और उसमें राष्ट्रभाषा हिंदी का जितना प्रचार प्रसार सर और उनकी संस्था साहित्य साधक मंच कर रही है वो अतुलनीय है। और स्थानीय भाषा के साथ भी समन्वय, ऐसा ही नहीं है कि हिंदी, वहां पर हमने देखा है उनकी जो मासिक गोष्ठी होती है हर अंतिम रविवार को महीने के होती है, और जब भी आप विजिट करें आप उसमें जरूर शामिल हों। यदि आप उस समय वहां जा रहे हैं तो एक बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव आप साथ लेकर आएंगे अपने। हर महीने के आखिरी रविवार को वहाँ एक लॉयंस क्लब है, उसके अंदर आयोजित की जाती है, जिसमें बेंगलुरु के श्रेष्ठ 40-50
जो हैं साहित्यकार शामिल होते हैं हर बार। तो वहाँ ज़रूर आप जुड़िएगा जब भी वहाँ आप विजिट करें। तो अहिंदी भाषी क्षेत्र में वो लगातार इतना प्रचार कर रहे हैं हिंदी भाषा का, और अब स्थानीय भाषा जो कन्नड़ भाषा है उसके साथ भी समन्वय बिठाए रहते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा मॉरिशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधि के रूप में आप सम्मिलित हुए थे। आपकी लगभग 10 से अधिक निबंध, कहानी, कविताएं और दोहे अनेक विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। आपकी इतनी रचनाएं, आपके सृजन पर विश्वविद्यालय के छात्र शोध कार्य भी कर रहे हैं। तो एक से बढ़कर एक उपलब्धियां आपके इस परिचय में हैं। 9 एकल पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं जो अलग अलग विधाओं पर हैं। कहानियां भी हैं, कविताएं हैं, गीत हैं, दोहे हैं, बाल कविताएं भी हैं, और निबंध तो आपके बस क्या ही कहें, कमाल हैं। मैं आज अपना अनुभव बताना चाहती हूँ सबको कि मैंने गद्य को कविता के रूप में बहते कभी नहीं देखा, लेकिन सर जब भी लिखते हैं तो मुझे यही लगता है कि गद्य में कविता की धारा बह रही है, काव्य धारा बह रही है। सम्मान की बहुत ही एक लंबी सूची है, तो मैं क्षमा चाहूंगी कि अभी नहीं, पहले मैं रचना से ही जोड़ती हूँ। तो एक से बढ़कर एक सम्मान जो आप सोच सकते हैं कि एक साहित्यकार पाना चाहता है, वह उनकी सूची में शामिल है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ प्रकाश उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। रेणु मिश्रा जी जुड़ गई हैं, और हमारे साथ परम आदरणीय गुरुदेव रमेश रमन जी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत स्वागत सम्मान करती हूँ। सुनीता चौहान दीदी जुड़ी हुई हैं, ज्ञानचंद सर जुड़े हुए हैं, राजेंद्र परिहार सर जुड़े हुए हैं, आप सभी का, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव सर भी जुड़े हुए हैं, रविकांत जी और कैलाश शर्मा जी, सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। कृपया बने रहिएगा क्योंकि एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आज यह होने वाला है। क्योंकि जो कहानी और कविताएं लेकर आ रही हूँ, मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, लेकिन पहले उनका जो गीत है वो गीत लिखते हैं। अब उनकी धुन तक तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि क्या है ना, प्रयास से ही हम सीखते हैं। और जब बड़ों के गाने गुनगुनाते हैं तो कुछ ना कुछ तो माँ सरस्वती हमें भी आशीष देंगी ही। तो इस प्रयास को बस एक प्रयास समझिएगा, कोई गलती हो तो सर माफ कीजिएगा। तो पहला जो उनका गीत मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह है युद्ध प्रतिपल चल रहा है। जो अभी जुड़े हैं, मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, आज मैं देश के वरिष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी की एक कहानी और 2 गीत लेकर आई हूँ उनके। युद्ध प्रतिपल चल रहा है, युद्ध प्रतिपल चल रहा है, मन के अंदर है अंधेरा, दीप बाहर जल रहा है, युद्ध प्रतिपल चल रहा है, युद्ध प्रतिपल चल रहा है। कुछ समय की आहटों को, कुछ समय की आहटों को गुनगुनाने में लगे हैं, और कुछ निस्तब्धता को भी भुनाने में लगे हैं। चेतना का भव्य पौरुष, चेतना का भव्य पौरुष हाथ अपने मल रहा है, युद्ध प्रतिपल चल रहा है, युद्ध प्रतिपल चल रहा है। और आगे देखिएगा आप, उनके बिंब और प्रतीक देखिएगा कि किस तरह से वे अपनी बात रखते हैं। कान दीवारों से लेकर खिड़कियां भी सुन रही हैं,
कान दीवारों से लेकर खिड़कियां भी सुन रही हैं। आत्मघाती योजनाएं जाल अपने बुन रही हैं। दोपहर में ही न जाने, दोपहर में ही न जाने क्यों ये सूरज ढल रहा है। युद्ध प्रतिपल चल रहा है, युद्ध प्रतिपल चल रहा है। और ये देखिए कितना खूबसूरत बंद है। इत्र की मंडी सजी है और शापित गंध सारे। इत्र की मंडी सजी है और शापित गंध सारे। भावनाएं है प्रताड़ित, सत्य पर प्रतिबंध सारे। रात में दीपक जलाना, रात में दीपक जलाना जुगनुओं को खल रहा है। युद्ध प्रतिपल चल रहा है, युद्ध प्रतिपल चल रहा है। व्यक्त का अव्यक्त होना काल की प्रतिबद्धता है। व्यक्त का अव्यक्त होना काल की प्रतिबद्धता है। मूक अधीरों की सजावट क्रूरतम स्तब्धता है। गीत के कोमल सुरों में, गीत के कोमल सुरों में शोर कोई पल रहा है। युद्ध प्रतिपल चल रहा है, युद्ध प्रतिपल चल रहा है। और जो अंतिम बंद है वो अगर हम सोचे तो शायद हमारे लिए ही है वो संदेश। तो सुनिएगा। आज भी धृतराष्ट्र सारे पट्टियां बांधे खड़े हैं। आज भी धृतराष्ट्र सारे पट्टियां बांधे खड़े हैं। ताक में बैठे दुशासन भीष्म शैया पर पड़े हैं। स्वार्थ फिर दुर्योधनों का, स्वार्थ फिर दुर्योधनों का पांडवों को छल रहा है। युद्ध प्रतिपल चल रहा है, युद्ध प्रतिपल चल रहा है। मन के अंदर है अंधेरा, दीप बाहर जल रहा है। युद्ध प्रतिपल चल रहा है, युद्ध प्रतिपल चल रहा है, युद्ध प्रतिपल चल रहा है। जी बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े हुए हैं। मैं देख रही हूँ भूधर शर्मा जी की बहुत पावन उपस्थिति हुई है। आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी, विनीता शर्मा जी, आपका आशीर्वाद लगातार मुझे मिल रहा है। अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय आपका भी स्वागत करती हूँ। राजीव गौतम जी भी जुड़े हुए हैं और सर का भी मुझे लगातार आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल मैंने एक प्रयास किया था क्योंकि वो ऊंचाई को ना छू पाए कोई बात नहीं, लेकिन उनके चरणों तक भी हाथ पहुंच जाएं ज्ञानचंद सर के, तो मुझे पता है मां शारदे हमें आशीर्वाद देंगी। और मैंने एक प्रयास किया, गुस्ताखी की, और वो हमेशा जो भी बात रखते हैं उसमें मैं कहती हूँ हमेशा उनके गीत में सामाजिक
चिंतन होता है और जब भी लगता है, ऐसा लगता है कि हमारी ही बात हो रही है उसमें। बिल्कुल जी। और बहुत धन्यवाद, आपकी टिप्पणियां बहुत सुंदर सुंदर आ रही हैं। रेणु मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ जी। और रमेश दादाजी, आप प्लीज बने रहिएगा, जाइएगा मत, और आप सभी जुड़े रहें तो मुझे मनोबल मिलता है जी। बहुत धन्यवाद सर, मैंने कोशिश की जी। और अब मैं चलती हूँ इनकी कहानी की ओर। और ये कहानी जो हमारे कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह का जो हमने साझा संकलन निकाला था हृदय के दर्पण से, तो सबसे पहली जो पृष्ठ पर उनकी ही कहानियां हैं 2, तो मैंने जो आज चुनी है, क्योंकि प्रकृति के बहुत नजदीक हूं मैं, प्रकृति, मेरी रचनाएं भी अधिकतर प्रकृति के आसपास होती हैं। तो पहला था उनका संतुष्टि का सूरज कहानी जो है, और दूसरी थी बरगद का पेड़। तो मैंने चुनी है बरगद का पेड़, तो आज वही आपके समक्ष में प्रस्तुत करती हूँ। और तो बढ़ती हूँ बरगद का पेड़, सुनिएगा। हर जगह उनका सामाजिक चिंतन आपको सुनाई देगा। अर्जुन लगभग 20 वर्षों बाद अपने गांव लौट रहा था। पहले हवाई जहाज की, फिर ट्रेन की लंबी यात्रा, उसके बाद उसने गांव वाली बस पकड़ ली। जैसे जैसे गांव की सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी बस, अर्जुन के दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। एक तरफ तो उसका मन 20 वर्ष पहले की मीठी अनुभूतियों को फिर से जीने लगा था और जी लेने के लिए मचल रहा था, तो दूसरी तरफ उसके मन के किसी कोने में एक अज्ञात भय भी व्याप्त था। इतने वर्षों बाद सगे संबंधियों के दर्शन के साथ साथ पुराने साथियों से मिलने की कल्पना से उसका रोम रोम पुलकित हो रहा था। उसने सब कुछ पहले से ही सोच रखा था। सबसे पहले अपने बचपन के दोस्त शंभू के घर जाएगा, फिर उसे साथ लेकर अपने साथियों को इकट्ठा करेगा और सब मिलकर उस हर जगह पर जाएंगे जहां उसके बचपन की यादें अभी भी हवाओं में जादुई गुनगुनाहट घोल रही होंगी। तभी अचानक बस रुकने से वह सीट से उठा। तभी अचानक बस रुकने से उसकी तंद्रा भंग हो गई। कंडक्टर जोर जोर से चिल्ला रहा था, सुल्तानपुर वाले, सुल्तानपुर जाने वाले यात्री उतर जाएं। अर्जुन धीमे से अपनी सीट से उठा। उसे लग रहा था जैसे उसके पैरों में किसी ने बड़े बड़े पत्थर बांध दिए हैं। जैसे ही उसने अपने पांव जमीन पर रखे, उसके पूरे बदन में सिरहन सी दौड़ गई। गांव का रास्ता चौड़ा हो चुका था, परंतु अभी भी कच्चा था। धीरे धीरे उसने अपने घर की ओर बढ़ना शुरू किया। घर पहुंचा तो बूढ़े चाचा चाची ने उसे सीने से लगा लिया और घंटों रोते रहे। लग रहा था जैसे 20 वर्षों का संजोया हुआ जो बांध था वो अचानक टूट गया था। अर्जुन के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो जाने पर अर्जुन ने खाना खाया और खेत की तरफ निकल पड़ा। सांझ हो चली थी, सूरज अपने घर लौट रहा था। अर्जुन को अभी भी याद है, सांझ होते ही लोग अपने घरों से निकल पड़ते थे और एक दूसरे का हालचाल पूछते थे, दुख सुख बांटते थे। उसने सोचा शाम हो गई है, बहुत सारे लोगों से मिलना हो जाएगा, परंतु यह क्या, वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन को गांव का परिदृश्य बदला बदला सा लग रहा था। जो एक दो लोग उसे मिले भी, उनमें पहले जैसा उत्साह नहीं था। लोगों की मासूमियत बनावटीपन का चोला ओढ़े हुए थी। व्यवहार की सादगी मटमैली हो रही थी। आचरण का सौंधापन गुड़ा भाग के नीचे कहीं दबा करहा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। चौपाल पर पहले जहां खूब बतकही हुआ करती थी, गाना बजाना हुआ करता था, कीर्तन के मधुर सुरों में लोग डूब जाया करते थे, वह भी पूरी तरह सुनसान पड़ा था। तभी उधर से उसका दोस्त शंभू आता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन ने दौड़कर शंभू को गले लगाया और उससे इस परिवर्तन का कारण जानना चाहा। शंभू ने बुझे मन से कहा, गांव में सभ्यता की नई लहर दौड़ रही है।
अब लोग शाम को चौपाल पर नहीं आते, बल्कि अपने अपने घरों में टीवी के सामने बैठे रहते हैं। गांव की सादगी को नई सभ्यता ने लील लिया है। लोग प्रेम की बातें बस दिखावे और स्वार्थ के लिए करते हैं। गांव में अब आत्मीयता की परिभाषा बदल गई है अर्जुन। पहले जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख की चिंता करते थे, एक दूसरे का हाथ बटाते थे, आज मुंह फेर कर चले जाते हैं। प्रेम को पैसे का ग्रहण लग गया है। सुनकर अर्जुन के पांव के नीचे की मिट्टी खिसक गई। सामने कूड़े से भरा हुआ सूखा तालाब उसे चिढ़ा रहा था और पास पड़े विशाल बरगद के अवशेष पुरानी यादों को लहूलुहान कर रहे थे। तो यह थी उनकी छोटी सी कहानी, बरगद का पेड़। बिल्कुल, मैं कहती हूँ शहर शहर जैसे हैं, लेकिन गांव ना तो अब गांव रहे हैं और ना ही शहर बन पा रहे हैं। उनकी हालत बहुत गंभीर है। बिल्कुल, और वही भाव जो मैं सोचती हूँ, बिल्कुल 100% सर ने इस कहानी में पिरोई है, वही भाव। मैं देख रही हूँ हमारी प्रिय परम आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, प्रिया अर्चना जैन जी जुड़ गई हैं। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो बहुत ही छोटी, क्योंकि हमने इसमें सभी ना छोटी छोटी कहानियां ही रखी थी, तो बहुत ही सुंदर। फिर कभी मैं उनकी दूसरी कहानी भी सुनाऊंगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं सबके नाम ले लेती हूँ। सोनिका गोस्वामी शर्मा जी, राजीव गौतम जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी तो जुड़े हुए हैं ही, और सभी की उपस्थिति है। अविता शर्मा जी बहुत धन्यवाद दीदी, आप आते हैं। और आदरणीय सुदर्शन शर्मा जी भी जुड़ी हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीलाल जोशी जी, हाँ, गांव अब वो गांव नहीं, मैं यही मानती हूँ, वो ना तो गांव रहे ना शहर बन पाए। अब वो बीच में कहीं अपने आप, अपनी जो जिसे कहते हैं ना आइडेंटिटी, अपना जो अस्तित्व था वो कहीं खो चुके हैं, और जो अब उन्होंने ग्रहण किया है शहर का वातावरण, वह भी अधूरा है। तो इसलिए बिल्कुल धन्यवाद दीदी। तो इस तरह से शायद मैं चाहती हूँ कम से कम पूरी तरह शहर ही बन जाए, लेकिन ये बताइए फिर खेती कहाँ होगी, कौन फसल उगाएगा। एक और जो बहुत सुंदर उनका गीत है, तो वो मैं देखती हूँ, गुनगुनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी धुन बहुत ही, प्रतीक्षा तिवारी जी भी जुड़ गई है, मैं उनका भी स्वागत कर लेती हूँ। तो मैंने उसके लिए तो मैंने सर से कहा था, मैं पहले गीत की तो धुन थोड़ा अपने प्रयासों से कर ली, क्योंकि कुछ सुनी भी थी सर से, लेकिन दूसरी जो धुन है उसके लिए मैंने सर से कहा, सर मुझे एक आप थोड़ा रिकॉर्ड करके दीजिए ताकि थोड़ा तो मैं कुछ रखूं। जी धन्यवाद सर जी। बहुत ही सुंदर उनका गीत है, आपने सुना होगा। रोटियों की कहानी बहुत लिख चुके, रोटियों की कहानी बहुत लिख चुके, भूख की छटपटाहट लिखे क्यों नहीं, आचरण की जहां बात आई वहां, आचरण की जहां बात आई वहां, आदमी में मिलावट लिखे क्यों नहीं, रोटियों की कहानी बहुत लिख चुके। पहला बंद आपके समक्ष रखती हूँ। अपने अस्तित्व की अस्मिता के लिए, अपने अस्तित्व की अस्मिता के लिए, वो नदी डूबने को भी तैयार थी गवाही बहुत ही जरूरी, जहां थी गवाही बहुत ही
जरूरी जहां उस अदालत में गूंगों की भरमार थी। दोष जब रास्तों पर लगाया गया, दोष जब रास्तों पर लगाया गया, पाँव की लड़खड़ाहट लिखे क्यों नहीं, रोटियों की कहानी बहुत लिख चुके। जिंदगी की किताबों के हर पृष्ठ पर, जिंदगी की किताबों के हर पृष्ठ पर चंद सहमी कथाएं भी मौजूद थीं। राजपथ पर उड़ेले गए पुष्प में, राजपथ पर उड़ेले गए पुष्प में कुछ सुहागिन व्यथाएं भी मौजूद थीं। फिर भी लिखते रहे कह कहे रात दिन, फिर भी लिखते रहे कह कहे रात दिन। पीर की कस मसाहट लिखे क्यों नहीं, रोटियों की कहानी बहुत लिख चुके। भावना ने किया चेतना का वरण, भावना ने किया चेतना का वरण। शब्द बुनने लगे अर्थ का व्याकरण, रंग में तितलियां अंकुरित हो उठी। जिंदगी हो गई गीत का आचरण, वक्त के गुनगुनाते स्वरों में कहीं, वक्त के गुनगुनाते स्वरों में कहीं। चुप्पियों की भी आहट लिखे क्यों नहीं, रोटियों की कहानी बहुत लिख चुके। वक्त सूनी डगर पर चला भी बहुत, प्रश्न को उत्तरों ने छला भी बहुत। उम्र भर अग्निपथ पर जो चलता रहा, आंसुओं से लिपट कर जला भी बहुत। आंसुओं की सजावट तो लिखते रहे, आंसुओं की सजावट तो लिखते रहे। वेदना की बुनावट लिखे क्यों नहीं, रोटियों की कहानी बहुत लिख चुके। तो मैं बस डर डर के प्रयास कर रही हूँ कि मैं इस गीत से थोड़ा सा न्याय कर पाऊं और अंतिम बंद दे रही हूँ। देखिएगा कितनी सुंदर और प्रेरणादायक है यह बंद। बादलों ने दिलासा दिया था मगर पांव जलते रहे जेठ की धूप में। काफिला बारिशों का बहुत दूर था, प्यास तपती रही रेत के रूप में। मेघ की गड़गड़ाहट में खोए रहे, मेघ की गड़गड़ाहट में खोए रहे। प्यास की सुगबुगाहट लिखे क्यों नहीं, रोटियों की कहानी बहुत लिख चुके। प्यास की सुगबुगाहट लिखे क्यों नहीं,
की कहानी बहुत लिख चुके, भूख की छटपटाहट लिखे क्यों नहीं, आचरण की जहाँ बात आई वहाँ, आचरण की जहाँ बात आई वहाँ, आदमी में मिलावट लिखे क्यों नहीं, रोटियों की कहानी बहुत लिख चुके। तो मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ ज्ञानचंद मर्मज्ञ सर का, इतनी सुंदर लेखनी, और मुझे उन्होंने आज्ञा दी कि मैं इस पर अपनी प्रस्तुति दे सकूं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बना सकूं उसे। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ बहुत प्रबुद्ध जन जुड़े हैं, मैं सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। दीप चंद्र दीप जी छोटे भाई जुड़े हैं, प्रीति द्विवेदी जी आपका स्वागत है आदरणीय, शकुन मित्तल दीदी भी जुड़ी दिखाई दे रही हैं, उनका भी मैं सादर अभिवादन करती हूँ। और ये कार्यक्रम हम लाते हैं और हर बार कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं इस मंच से, क्योंकि हर कहानी कोई ना कोई हमें संदेश देती है, हर कविता में कोई ना कोई सौंदर्य होता है, कोई ना कोई ऐसा भाव होता है, लगता है कि हमें भी इस भाव पर कोई रचना लिखनी चाहिए। और जब बात हो ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी के गीतों की, तो मैं कहती हूँ ये गीत अमर और अविस्मरणीय रहेंगे हमेशा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी जुड़े, आपने अपना आशीर्वाद और स्नेह दिया इस पटल को। और मैं कुछ नाम ऊपर भी चले गए हैं, मोनिका अग्रवाल जी जुड़ी हैं दिल्ली से ही, और साथ में मोनिका और मैं प्रतीक्षा तिवारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से। कल ही रविवार को साहित्य साधक मंच बेंगलुरु यानी कि ज्ञानचंद मर्मज्ञ सर के मंच के पर ही उनकी पहली पुस्तक गीतों की सांसों का अनुबंध जो है उसका लोकार्पण हुआ, भव्य लोकार्पण हुआ, बहुत ही शानदार। उसकी कुछ झलकियां आप जो है प्रतीक्षा तिवारी जी और ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी के साहित्य साधक मंच के जो पेज है, ग्रुप है, उसमें आप देख सकते हैं। बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है, और जिसे कहते हैं ना सार्थक साहित्यिक कार्यक्रम, अगर आप देखना चाहते हैं तो उस मंच पर उस कार्यक्रम को वहां उपस्थित होकर देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक से एक बढ़कर वहां प्रस्तुति होती है, और बहुत ही अनुशासन से सब लोग जो शुरू से बैठते हैं अंत तक, ऐसा नहीं होता कि हमने अपना पढ़ लिया अब हम घर जा रहे हैं, जो बहुत जगह देखा है मैंने दिल्ली में, ये ट्रेडिशन है कि अपना सबसे पहले पढ़ो और फिर निकल जाओ। वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां लोग सुनने आते हैं कि इस बार ये क्या नया लाएंगी, इस बार वो नया क्या लाएंगे, क्या ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी सुनाएंगे। तो ये इंतजार रहता है, ये होता है साहित्यिक कार्यक्रम जिसके लिए इंतजार रहे। और वहां कई बार ऐसा भी होता है कि जब बहुत संख्या हो जाती है, नहीं पढ़ पाते, तो ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे अपने परिवार का था, आज हम सिर्फ सुनने आए थे, तो वहां सुनकर भी बहुत सीखते हैं। तो कभी भी अगर आप बेंगलुरु में हैं और अंतिम रविवार वहां पढ़ रहा है, तो आप जरूर ज्ञानचंद सर से बात कीजिएगा और उस कार्यक्रम का हिस्सा बनिएगा। और सर का जो ग्रुप है, मंच है, उसको आप उसके मेंबर बनिए और उससे जुड़िए, तो उसकी आपको लाइव टेलीकास्ट या उसकी वीडियो जो भी अवेलेबल होगी, आप उससे जुड़ पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ प्रतीक्षा तिवारी जी आपको, आपके संग्रह के लिए। और मैं उत्सुक हूँ कि कब मेरे हाथ में वह संग्रह आएगा, क्योंकि मुझे पता है उसे पढ़कर मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं भी कुछ अच्छा उत्तम लिख पाऊंगी। तो बहुत ही ओज में पढ़ती हैं, बहुत भावपूर्ण और बहुत ही सशक्त भाषा है उनकी। तो उनको भी बहुत बधाई, सर को भी बहुत बधाई, और जितने भी उपस्थित हैं आज कार्यक्रम में उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर मिलूंगी अगले मंगलवार को, और किसी की कहानी, किसी की कविताएं लिए और बाँचने का प्रयास करूंगी उनके भावों को। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जुड़ते हैं तो हिम्मत बढ़ती है। धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।